हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम आपके लिए 30 कदम 2.0 सीरीज़ के अंतर्गत जो प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें हम आपके लिए लगातार 30 एमसीक्यू हर दिन लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको 30 नए एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं नए टॉपिक से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो मैं भावना वैष्णव आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं 30 कदम वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका बायोलॉजी का टॉपिक है, हेरिडिटी से। आज हम लोग हेरिडिटी से रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करेंगे, जहां पे प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर फैक्चुअल है। हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच, अनुवांशिकी एक प्रक्रिया है जिसमें नई प्रजातियां बनती है, विशेषताएं स्थानांतरित होती हैं, जीव पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं, उत्परिवर्तन सहज रूप से घटित होता है। तो सीधी सी बात है, अनुवांशिकी क्या होती है? जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होना, ट्रांसफर होना, वही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो विशेषताएं क्या होंगी? स्थानांतरित होंगी। जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब था ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी और इकोलॉजी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, या अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि इन्होंने अनुवांशिकी से रिलेटेड 3 अलग अलग लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज याद रखिएगा आप लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के, जो इन्होंने अनुवांशिकी से रिलेटेड जो रिसर्च किए थे इसमें इन्होंने दिए थे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को वो याद होगा, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि मटर के पौधे में उन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और उनकी विशेषताओं को देखा था कि एक सफ़ेद फूल वाला मटर जो है वो पर्पल फूल वाले मटर के साथ अगर उनकी क्रॉस कराया जाए तो किस प्रकार के फूल वाले जो मटर के पौधे उगते हैं। यह एक लंबा पौधा है, उसको डॉर्फ या बौने पौधे के साथ में क्रॉस कराया जाए तो किस प्रकार के पौधे निकलेंगे, अगली जनरेशन में क्या होगा, उसके बाद की जनरेशन में क्या होगा। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा स्टेटमेंट वाला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिनोटाइप एक जीव की अनुवांशिकी संरचना को दर्शाता है, जीनोटाइप एक जीव की बाहरी दिखावट को दर्शाता है। देखिए, फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो फिनोटाइप होता है, इसमें क्या पता चलता है? इसमें किसी जीव की फिजिकल प्रॉपर्टी को या उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाता है कि वो लंबा है या छोटा है, ठीक है, फेयर है या डार्क स्किन टोन है, कर्ली हेयर है या स्ट्रेट हेयर है। इस तरीके से उनके फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाता है। ठीक है, फिनोटाइप में फिजिकल, फिनो ऐसे याद रखिएगा। और जीनोटाइप क्या होते हैं? उनमें कौन कौन से जीन्स मौजूद हैं। मान लीजिए आप जो लंबा है, टॉल है, उसके ट्रेड को आप कैपिटल टी से शो कर रहे हैं क्योंकि ये डोमिनेंस है, यानी कि ये प्रभावी गुण है। और इसके बाद जो डॉर्फ है यानी कि जो बौना है, उसको आप कैसे शो कर रहे हैं? स्मॉल टी से शो कर रहे हैं, है ना। अब किसी व्यक्ति में प्रभावी गुण जो है वो क्या है? टॉल है, और जो रिसेसिव गुण है या अप्रभावी जो गुण है वो क्या है? डॉर्फ वाला है, यानी स्मॉल टी है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लड़का कैसा दिखाई दे रहा है? टॉल दिखाई देगा, क्योंकि डोमिनेंस यहाँ पर गुण कौन सा है? टॉल वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कैसा दिखाई देगा? टॉल ही दिखाई देगा, जबकि उसमें क्या मौजूद है? डॉर्फ के भी जिन मौजूद हैं, लेकिन डॉर्फ का जिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, इसीलिए वो बौना दिखाई नहीं देता। वो कैसा दिखाई देता है? टॉल दिखाई देता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या मौजूद है? जिन जो है वो डॉर्फ का भी मौजूद है, स्मॉल टी का भी जिन मौजूद है। हो सकता है ये इस जनरेशन के बाद वाले जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा जिन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। वही जिन एक्सप्रेस कर पाता है जो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जीनोटाइप में? टीटी, यानी कि जिन तो किसके मौजूद है? डॉर्फ के भी मौजूद है और टॉल के भी मौजूद है, भले ही वो कैसा दिखाई दे रहा है? टॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिनोटाइप बताता है उसके फिजिकल अपीयरेंस को, और जीनोटाइप बताता है उसमें किस किस ट्रेट के या कैरेक्टरिस्टिक्स के जिन्स उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है,
तो फिनोटाइप एक जीव की अनुवांशिक संरचना को दर्शाता है, ये गलत है। उसकी अनुवांशिक संरचना को जीनोटाइप दर्शाता है। फिनोटाइप उसके फिजिकल प्रॉपर्टी या बाहरी दिखावट को दर्शाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ऑपोजिट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला हमारा प्रश्न स्टेटमेंट वाला है। अगेन, क्रोमोसोम मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए अलोन कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, गुणसूत्र जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल सही, ये गुणसूत्र क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और जो आपके प्रोटीन्स होते हैं जैसे आपके हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह, वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम को कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक करके रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। डीएनए अकेले ही अनुवांशिक जानकारी को रखता है, ये गलत है। किसी किसी जीवों में, वैसे तो ह्यूमंस में डीएनए ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, बट कई कई ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, केवल एक। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट वाला है। यहाँ पर म्यूटेशन की बात की जा रही है। म्यूटेशन आर परमानेंट चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, इनमें क्या आ जाता है, कोई बदलाव आ जाता है। जैसे आप सुनते होंगे जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब क्या होते हैं, सीक्वेंस में आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, जब इन सीक्वेंस में बदलाव आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, डीएनए म्यूटेशन कहा जाता है, परिवर्तन कहा जाता है। हिंदी में इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसी म्यूटेशन की वजह से डीएनए में क्या आ जाता है, मेजर चेंज आ जाता है, और ये चेंज कैसा होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, स्थायी होता है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही है। सभी उत्परिवर्तन जीव के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ ऐसे उत्परिवर्तन होते हैं जो कि जीव के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उसके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देते हैं, उनमें वैरायटी पैदा करते हैं। ठीक है, तो सारे ही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन खराब नहीं होते। कुछ कुछ म्यूटेशन खराब होते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं, और कुछ कुछ म्यूटेशन अच्छे भी होते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। देखो सभी वर्ड आया है ना, मैं बार बार कहती हूँ, अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ, सभी, केवल, हमेशा, ऐसे जो स्टेटमेंट वाले, ऐसे जो शब्दों वाले स्टेटमेंट होते हैं उनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन पर थोड़ा ज़्यादा गौर किया जाए, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्शन 1, ओनली स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेक्स ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर्स गैमेट। देखो फादर्स गैमेट में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, XY, और मदर के गैमेट में XX क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो XY क्रोमोसोम, इसका मतलब Y क्रोमोसोम कौन ले रहा है, मेल गैमेट रख रहा है। ठीक है, तो अगर मेल का X और फीमेल का X आपस में मिले तो क्या बनाएगा, XX क्रोमोसोम, यानी कि क्या बनेगी, लड़की पैदा होने के चांसेस होंगे। और मेल का Y और अगर फीमेल का X मिल जाए तो क्या पैदा हो सकता है, लड़के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Y क्रोमोसोम किसके पास है, मेल गैमेट। इसका मतलब मेल गैमेट ही ये निर्धारित करता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा या संतान पैदा होगी वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर ऑलवेज डिसाइड द सेक्स। ठीक, ये गलत बात है। लिंग का निर्धारण मदर के क्रोमोसोम से नहीं, जबकि फादर के क्रोमोसोम से या फिर मेल गैमेट से डिसाइड होगा। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एजर्शन क्या कहता है, अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन। एक जीन डीएनए का एक खंड है जो प्रोटीन को कोड करता है। देखो डीएनए जो होता है, ऐसा आपने देखा होगा, डबल हेलिक्स मॉडल इसका, इस तरीके से 2 स्ट्रैंड्स धागे के समान संरचना होती है जो आपस में इस तरीके से उलझे हुए होते हैं, और यहाँ पर बीच बीच में आपने प्रोटीन नाइट्रोजन बेसेस देखे होंगे जो इस तरीके से लगे होते हैं, और इनके अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग जीन्स होते हैं जो कि अलग अलग ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को या गुणों को क्या करते हैं, कैरी करके रखते हैं। और यही जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होती है, पास ऑन होती है। इसीलिए तो आपके बाल कभी कभी आपके पिता के जैसे घुंघराले होते हैं, कभी आपकी आंखें आपकी माता की जैसी नीली या भूरी होती हैं।
ठीक है, हाथ पैर अपने माता पिता के जैसे होते हैं। तो क्या होता है, शारीरिक बनावट के जो जीन्स होते हैं, यानी कि आंखों के रंग के जीन्स, बालों के स्ट्रेट होने या कर्ली होने के जीन्स, आपके लंबे होने या बौने होने के जीन्स, ये सब कहाँ होते हैं, आपके माता और पिता के जीन्स के थ्रू क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते जाते हैं। तो इन्हीं जीन्स, ये जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा कथन, बिल्कुल सही आ जाएगा। कारण क्या कहता है, जीन प्रोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल सही। ये जीन क्या होते हैं, प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो कारण और कथन दोनों ही सही है हमारे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अलग अलग सही है। कारण जो है वो कथन को डिफाइन नहीं कर रहा है सेपरेटली, ये क्या है, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। एजर्शन कहता है रिसेसिव ट्रेट्स में स्किप वन और मोर जनरेशन। जो अप्रभावी विशेषताएं होती हैं वो एक पीढ़ी को, एक या अधिक पीढ़ी को छोड़ सकती हैं, बिल्कुल सही। देखो, जो अप्रभावी विशेषताएं होती है वो कैसी विशेषताएं होती हैं, जो कम प्रभाव रखती हैं, जिनका डोमिनेंस ज्यादा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी विशेषताएं कहते हैं। तो प्रभावी विशेषताएं अगर अप्रभावी विशेषता के साथ में होती है तो प्रभावी विशेषता अपना प्रभाव क्या कर लेती है, ज्यादा कर लेती है, ओवर पावर कर लेती है, किसके ऊपर, अप्रभावी विशेषता के ऊपर। तो अगर दोनों विशेषताओं का जिन भी अगर होता है तो भी क्या शो हो पाता है, जो प्रभावी विशेषता है यानी कि डोमिनेंट आपके ट्रेट हैं वही क्या हो पाते हैं, शो हो पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अप्रभावी विशेषता है, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ कि मान लीजिए आपके पास आपके पिता की आंखें क्या है, भूरी हैं, ब्राउन कलर की हैं, और ब्राउन कलर का क्रोमोसोम आपके पिता के पास में मौजूद है। ठीक है, और आपकी माता की आंखों का कलर कैसा है, ब्लू है, और ब्लू कलर का क्रोमोसोम आपके माता के पास में है, और पिता के पास में क्या है, ब्राउन कलर का क्रोमोसोम, ब्राउन आई कलर का। ठीक है, आंखों के रंग का भी अपना जिन होता है। ठीक है, तो ब्राउन आई कलर का क्रोमोसोम किसके पास, आपके पिता यानी कि मेल के पास, और फीमेल के पास ब्लू आई कलर का क्रोमोसोम है। मान लो कि ब्राउन जो है वो क्या है, डोमिनेंट है यानी कि प्रभावी है, और ब्लू कलर क्या है, इसको हम स्मॉल से दिखाएंगे, ये क्या है, रिसेसिव है यानी कि क्या है, आपका अप्रभावी है। तो मान लो आप जब पैदा होंगे, ये दोनों जब फ्यूज करेंगे और आप पैदा होंगे, तो आपके अंदर ब्राउन कलर का भी एक क्रोमोसोम होगा और ब्लू कलर का भी एक क्रोमोसोम होगा। लेकिन क्योंकि ब्राउन कलर क्या है, कैपिटल में शो हो रहा है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो आपकी आंखों का कलर कैसा दिखाई देगा, ब्राउन दिखाई देगा, ब्लू नहीं दिखाई देगा। लेकिन ब्लू कलर का भी क्या है, आपके अंदर जिन जो है वो मौजूद है, जो हो सकता है आप में दिखाई नहीं दिया लेकिन आपके बाद की किसी जनरेशन में दिखाई दे सकता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपकी हाइट जो है, आपके माता पिता की हाइट बहुत कम होती है, लेकिन कभी कभी आपकी हाइट जो है वो लंबी हो सकती है। तो आपके घर वाले कहते हैं अरे ये तो अपनी दादी पे गया हुआ है। तो हो सकता है आपके माता पिता के पहले वाले जनरेशन में कोई गुण रहा हो, लेकिन वो आपके माता पिता में शो नहीं हुआ क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट की वजह से, है ना। लेकिन हो सकता है कि वो आप में शो हो जाए। तो वैसा ही हमने देखा कि ब्राउन कलर जो है आपकी आंखों का कलर है, लेकिन आपके पास ब्लू कलर का भी जिन मौजूद है, जो कि अप्रभावी विशेषता है। इसका प्रभाव इतना अधिक आपके ऊपर नहीं पड़ पाया है, लेकिन वो जिन आपने रखा हुआ है। हो सकता है वो आगे की जनरेशन में पास ऑन हो जाए और उस जिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, और हो सकता है कि आपके बाद के बच्चे जो हैं उनकी आंखों का कलर कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक है, तो ये आया समझ में। अप्रभावी विशेषताएं एक या अधिक जनरेशन को छोड़ सकती हैं, है ना, यही देखा था हमने। अब अप्रभावी विशेषता का अलील केवल तभी प्रकट होता है जब दोनों अलील क्या हो, अप्रभावी हो। अलील्स क्या होते हैं, एक ही ट्रेट के जब दो आपके जीन्स मौजूद होते हैं अल्टरनेट फॉर्म में, तो हम उनको क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। ठीक है, तो अप्रभावी अलील केवल तभी प्रकट होते हैं जब दोनों ही अप्रभावी हो। जब आपके अंदर कैसा क्रॉस होगा, बीबी स्मॉल वाला क्रॉस होगा, तभी आपके अंदर क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर के आईज दिखाई देंगे। जब दोनों अलील यानी दोनों आपके क्रोमोसोम कैसे होंगे, अप्रभावी वाले होंगे, तभी वो अपने आप को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, हमारे सही है, कथन और कारण, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैं समझ रही हूँ, बट इस टाइप के सवाल आपके मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर टफ आया पेपर का जो आपका लेवल है, तब ये आपके लिए हो सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। द अलील्स फॉर अ ट्रेट दैट कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। एक विशेषता के लिए अलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है। मैंने कहा
एक ही ट्रेट के क्या मौजूद होते हैं, दो जीन्स मौजूद होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, अलील कहा जाता है। उन दोनों जीन्स को क्या कहा जाता है, अलील कहा जाता है, और वो एक ही ट्रेट के मौजूद होते हैं कॉपी के फॉर्म में। और वो कैसे हो सकते हैं, प्रभावी या अप्रभावी। हमने देखा था ना, आपके पिता के पास आंखें कैसी थी, ब्राउन थी, आपकी माता की आंखें कैसी थी, ब्लू थी। तो आपके पास में ब्राउन कलर का भी जिन है और ब्लू कलर का भी जिन है, और दोनों ही एक ही विशेषता का जिन है, किसका, आंखों के कलर का। ठीक है, तो ये यही कहा जा रहा है यहाँ पर। और एक क्या है, प्रभावी है, और एक अप्रभावी है। प्रभावी अलील विषम युग्मजों में भी अप्रभावी अलील को दबाते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्या है, एक प्रभावी है, एक अप्रभावी है, लेकिन आपकी आंखों का कलर क्या हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, ब्राउन कलर हो रहा है, जबकि आपके अंदर तो ब्लू कलर का भी जिन है, लेकिन आपकी आंखों का कलर ब्लू नहीं हुआ, कैसा हुआ, ब्राउन हुआ, क्योंकि जो प्रभावी अलील था उसने अप्रभावी अलील की विशेषता को क्या कर दिया, दबा दिया है। अपने प्रभाव को ज्यादा किसने दिखाया है, प्रभावी अलील ने दिखाया है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कथन कारण को सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा फैक्चुअल है। कुछ हमने असर्शन रीजन वाले थोड़े टफ लेवल के सॉल्व किए, अब हम लोग थोड़े फैक्चुअल में आ जाते हैं। मेंडल के प्रयोग किन पर किए गए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, क्योंकि मटर के पौधे का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, ठीक है, जल्दी ग्रो हो जाएगा, जल्दी मैच्योर हो जाएगा, तो उसकी स्टडी प्रॉपर की जा सकेगी। फिर मटर के पौधे में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की थी, किसने, मेंडल ने, इसलिए उन्होंने क्या चुना था, मटर का पौधा चुना था। और ये भी कह सकते हैं जिस मॉनेस्ट्री में वो रहते थे वहां पर मटर के पौधे वहां पर अवेलेबल थे, इसलिए मटर के पौधे उन्होंने चुने थे, किसके लिए, अपने प्रयोग के लिए। ठीक है, तो मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या है। डीएनए में अस्थायी परिवर्तन, डीएनए में स्थायी परिवर्तन, केवल प्रोटीन में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। डीएनए में स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। डीएनए के सीक्वेंस में मैंने बताया था, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है ना, और प्यूरिन और पिरिमिडिन है। तो इनमें जब क्या आ जाता है, इन सीक्वेंस में बदलाव आ जाता है, जो कि कैसा होता है, स्थायी, परमानेंट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए में म्यूटेशन क्या होता है, स्थायी होता है। चलिए आ जाते हैं डोमिनेंट अलील सिंबल। प्रभावी अलील का प्रतीक क्या होता है, अभी मैं बार बार आपको टॉल कैपिटल टी से दर्शा रही थी और डॉर्फ को स्मॉल टी से दर्शा रही थी, यानी कि बौने को मैंने स्मॉल टी लिखा था और लंबे को मैंने कैपिटल टी। तो लंबा क्या था, डोमिनेंट था, यानी प्रभावी अलील था। तो प्रभावी अलील को हमने कैसे दर्शाया था, बड़े अक्षर से दर्शाया था, और अप्रभावी अलील को हम छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेंडल का पहला नियम क्या कहता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेंडल के 3 नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसका पहला जो नियम है वो क्या है, पृथक्करण का नियम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा, तीसरा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। Which of the following is not inherited? निम्नलिखित में से कौन सा वंशागत नहीं है। आंखों का रंग वंशानुगत होता है, आपके माता पिता की आंखों का कलर जैसा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी आंखों का कलर डिसाइड होता है। बालों का रंग ये भी माता पिता के अकॉर्डिंग होता है ना, आपकी दादी दादा या आपके माता पिता के बाल अगर भूरे रहे हो तो आपके भी बाल भूरे हो सकते हैं या काले हो सकते हैं। तो बालों का रंग भी क्या होता है, वंशानुगत होता है। रक्त समूह वंशानुगत होता है। साइकिल चलाने की क्षमता, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। साइकिल चलाने की क्षमता जो है ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है, जो कि आपने क्या की है, ग्रहण की है। कैसे, प्रैक्टिस करके। ये बाय बर्थ तो आप साइकिल चलाना नहीं सीखे थे, है ना, कि भाई आपके दादाजी बहुत अच्छा साइकिल चलाते तो आप भी साइकिल चला लेंगे, ऐसा है क्या, नहीं है। साइकिल चलाना आपने क्या किया, जन्म लेने के बाद सीखा। तो सीखा है तो वो आप तक ही सीमित रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया तो अब आपके बच्चे होंगे तो वो पैदा होते ही साइकिल चलाने में एकदम मास्टर रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो साइकिल चलाने की क्षमता क्या है, वंशानुगत नहीं है, बाकी सारी चीजें वंशानुगत होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ अ प्लांट विद अ रेड फ्लावर RR इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर स्मॉल RR द ऑफस्प्रिंग विल बी। यानी कि एक फूल जो सफेद रंग का है उसको कैसे शो किया गया है, RR से, है ना, और एक फूल रेड फ्लावर लाल रंग का है उसको हमने कैपिटल RR से शो किया, और सफेद फूल को हमने कैसे शो किया है, स्मॉल RR से। अब मान लो इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दें, क्रॉस ब्रीडिंग करा दें, ठीक है,
तो उससे पैदा हुए ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे ये बोला जा रहा है। तो अब मान लो इसका एक आर आ गया और इसका एक आर आ गया, इसके जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे उसके अंदर ये दोनों रहेंगे। अब ये कैपिटल में शो किया जा रहा है, इसका मतलब ये वाला अलील क्या है, ज्यादा प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो प्रभावी जब कैपिटल वाला होगा तो इस फूल का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल वाला क्या है, प्रभावी है, तो वो अपने प्रभाव को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि जीन किसके मौजूद होंगे, तो लाल और सफेद दोनों की जीन मौजूद होंगे, लेकिन सफेद वाला जीन अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाया है, लाल वाला जीन अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर कैपिटल किसके लिए दिया गया है, लाल के लिए। तो कैपिटल में दिया है मतलब वो कैसा है, प्रभावी है। तो प्रभावी अलील अप्रभावी अलील के प्रभाव को क्या कर देता है, दबा देता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, लाल। तो ऑफस्प्रिंग कैसा पैदा हो जाएगा, लाल पैदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलर ब्लाइंडनेस वाला क्वेश्चन है, अ कलर ब्लाइंड बॉय इज बोर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स, विच पेरेंट मस्ट बी कैरियर। मान लीजिए कि एक वर्णांध बालक जिसे कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है वो पैदा हुआ है, तो उसके अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका वाहक कौन होगा, माता या पिता, ये पूछा जा रहा है। तो कौन होगा, माता होगी। क्यों, क्योंकि फीमेल जो होती है वही क्या करती है, उसके एक्स क्रोमोसोम में ही वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस के जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो पिता के पास में तो क्या है, वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, माता से आएगा। तो इसीलिए मेल में एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से माता का एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से क्या होते हैं, वर्णांधता के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि फीमेल में ये कैसा देखा जाता है, रेयर देखा जाता है। तो क्या होगी, कौन होगी वाहक, माता होगी। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ट्रेट्स आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन। ट्रेट्स यानी कि जो विशेषताएं होती है वो हमेशा एक सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। ये गलत है, एक ही ट्रेट के दो जीन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। याद रखिएगा, एक ही ट्रेट के यानी एक ही गुण के दो जीन्स होते हैं, है ना। हमारे अंदर मैंने बोला था ना, आपके अंदर माता के ब्लू आंखों के कलर का भी जिन होगा और पिता के ब्राउन आंखों के कलर का भी जिन होगा। वो पता लगे कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट होगा और कौन सा रिसेसिव होगा। ठीक है, जो डोमिनेंट होगा आपकी आंखों का कलर वही होगा, लेकिन जिन क्या होंगे, दोनों मौजूद होंगे। तो ये गलत हो जाएगा। एक ट्रेट जो होता है वो सिंगल जीन की वजह से नहीं होता, दो जीन्स रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। ट्रेट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ जीन्स एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है, ये जो विशेषताएं होती हैं इन पर इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, कोई माता पिता जो है उनकी हाइट बहुत कम है, लेकिन बच्चा जो है वो भी उसके अंदर कम हाइट के जीन्स तो हैं, लेकिन मान लीजिए वो अच्छा डाइट लेता है, अच्छा खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो जंप वगैरह करता है, लटकते रहता है, इस तरीके से हो सकता है कि उसकी हाइट जो है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है और जीन्स का भी प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। अर्जित विशेषताएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं। बिल्कुल सही है। मान लीजिए आपने क्या किया, डांस करना सीखा, कथक करना सीखा, तो आपके जो बच्चे होंगे क्या वो भी कथक करना बचपन से ही सीख जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, उसको भी क्या करना होगा, क्लासेस जाना होगा, सीखना होगा। तो ये कैसी विशेषताएं हैं, अर्जित विशेषताएं, जो अगली पीढ़ी में विरासत में नहीं मिलेंगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलील्स आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। अभी हमने यही कहा था, एक ही गुण के दो जीन्स मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। एक प्रभावी अलील हमेशा जनसंख्या में अधिक आम होता है, ये रॉन्ग है। जो प्रभावी अलील होगा वो जनसंख्या में ज्यादा होगा, ये बात गलत है। ठीक है, रिसेसिव भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जनसंख्या में कौन ज्यादा होगा इसका ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा प्रभावी अलील होगा या कौन सा अप्रभावी अलील होगा। अप्रभावी विशेषताएं कभी केवल तभी दिखाई देती हैं जब दोनों अलील अप्रभावी हों, ये सही है। मान लीजिए आपके अंदर, मान लो कि ब्लू आंखों का कलर कैसा है, अप्रभावी है, तो आपके अंदर अगर दोनों ही ब्लू होंगे तभी आपकी आंखों का कलर ब्लू होगा। ब्लू और ब्राउन होगा तो ब्राउन वाला क्या कर देगा, ब्लू के गुणों को क्या कर देगा, दबा देगा। वो जीन आपके अंदर तो होगा लेकिन वो गुण दिखाई आपको नहीं देगा। तो ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा रॉन्ग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ चाइल्ड हैज कर्ली हेयर इवन दो
बोथ पेरेंट्स हैव स्ट्रेट हेयर, एक बालक के घुंघराले बाल हैं जबकि दोनों माता पिता के सीधे बाल हैं। हो सकता है ऐसा, माता पिता के सीधे बाल हो तो भी बालक के घुंघराले बाल हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके दादी या दादा के घुंघराले बाल रहे हो, ठीक है। या हो सकता है कि माता पिता के घुंघराले बालों के लिए एक अप्रभावी एलील ले जाते हैं, मतलब कि उनके माता पिता के स्ट्रेट बाल तो हैं लेकिन उनके अंदर घुंघराले बाल के जीन्स मौजूद होंगे जो कि उनको कहाँ से मिले होंगे, उनके माता या पिता से मिले होंगे, ठीक है। ये सही है। तीसरा क्या कहता है, बालक में पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण घुंघराले बाल विरासत में लिए हैं। ये तो गलत है, पर्यावरणीय परिवर्तन से बाल घुंघराले नहीं हो सकते, है ना। वो बात अलग है कि आप पार्लर में जाके अपने बालों को परमानेंटली कर्ली करवा लो तो वो पर्यावरण का प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। पर्यावरण की वजह से बाल घुंघराले नहीं होते भाई। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, एक और दो सही है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइट इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट कंट्रोल बाय मैनी जीन्स। ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है, पॉलीजेनिक होता है, यानी कि बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि क्या डिसाइड करते हैं, ऊंचाई के कैरेक्टर को, ट्रेट्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई कैसा है, पॉलीजेनिक है, बहुजीनी है, ठीक है। पोषण ऊंचाई की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है ना। अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, डाइट बहुत अच्छा है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी हाइट जो है वो क्या हो सकती है, थोड़ी बढ़ सकती है। तो भूमिका पोषण की होती है। एक व्यक्ति की ऊंचाई केवल जिन द्वारा निर्धारित होती है, पर्यावरण से नहीं, ये गलत है। ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट पर भी, इन्वायरमेंट का भी ऊंचाई पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपके माता पिता दोनों ही अगर छोटे हैं, आपकी हाइट भी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आप अगर बहुत अच्छा डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी हाइट जो है वो नॉर्मल से थोड़ी बढ़ सकती है। तो पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, सिर्फ जीन डिसाइड नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो, ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइडेंटिकल ट्विन्स हैव द एग्जैक्ट सेम जीन्स एट द बर्थ। आइडेंटिकल जो ट्विन्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक ही जायगोट होते हैं, उनमें एक ही जीन्स मौजूद होते हैं और उन्हीं के डिवीजन से क्या होते हैं, जीन्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो सेम जीन्स मौजूद होते हैं किनमें, आइडेंटिकल ट्विन्स में। ये बिल्कुल सही है, तभी तो दोनों सेम दिखाई देते हैं, चेहरा भी सेम दिखाई देगा, आंखें भी सेम होंगी आइडेंटिकल ट्विन्स में। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही जीन्स मौजूद है। समरूप जुड़वा बच्चे पूरे जीवन में एक जैसे दिखाई देते हैं, ये गलत है। कभी कभी क्या होता है, बचपन में एकदम जुड़वा होते हैं लेकिन धीरे बड़े हो गए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उनमें आ जाता है समय के साथ, है ना। तो ये रॉन्ग है। पर्यावरणीय कारक बाद में उनकी उपस्थिति में अंतर पैदा कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। पर्यावरणीय कारक होते हैं जिनकी वजह से वो थोड़े अलग दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि कोई बहुत एक्सरसाइज करे और अपने आप को थोड़ा बदल ले, ठीक है। कोई जो है वो क्या करे, किसी अलग इन्वायरमेंट में रह रहा हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही हो, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकता है उसके अंदर थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो पर्यावरणीय कारक उनकी बाद में उपस्थिति में अंतर पैदा कर सकते हैं। तो तीसरा सही है, पहला सही है, एक और तीन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स मॉडल। ये किसने शो किया था, ये शो किया था वॉटसन और क्रीक ने। इस तरीके से डबल स्ट्रैंड्स के फॉर्म में होते हैं डीएनए, धागेनुमा संरचना होती है ना। ये किसने कहा था, वॉटसन एंड क्रीक ने। कब कहा था, 1953 में, ठीक है। मेंडल ने तो क्या दिया था आपका, जेनेटिक लॉज दिए थे, 3 लॉज, है ना। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, ठीक है। तो हीमोफीलिया आपकी एक ऐसी बीमारी होती है जो कि क्या होती है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होती है, रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, जो कि किसमें होती है, आपके माता के एक्स क्रोमोसोम में मौजूद होता है। और लड़कियां जो होती हैं यानी कि फीमेल बॉडी, अगर उनको हीमोफीलिया है तो वो वाहक होती हैं, कैरियर होती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वाहक का काम करती हैं। लेकिन उनमें ये बीमारी प्रकट रूप से दिखाई नहीं देती। हीमोफीलिया किन में प्रकट रूप से दिखाई देता है, लड़कों में, क्योंकि ये कैसा है, एक्स लिंक्ड है। फीमेल बॉडी जो होती है उनमें एक्स क्रोमोसोम में क्या मौजूद होता है, हीमोफीलिया बीमारी का जीन मौजूद होता है। तो हीमोफीलिया कैसा है, सेक्स लिंक्ड है, या फिर इसको एक्स लिंक्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। क्या होता है हीमोफीलिया में, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, क्लॉटिंग फैक्टर्स इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं हमारे ब्लड में। तो इसीलिए जब ब्लीडिंग होने लगती है तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगती है ना, कोई इंजरी हो जाए तो, और इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके लिए क्या दिया जाता है, फैक्टर्स दिए जाते हैं, आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। फिर सीकल सेल, है ना, आपके आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनका शेप कैसा हो जाता है,
हाफ मून शेप्ड हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन ह्यूमन्स रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड एस। मनुष्यों में लाल हरे रंग की अंधता विरासत में आती है। कहाँ से आती है? एक्स संबंधी अप्रभावी, रिसेसिव होता है, छुपा हुआ होता है। और कहाँ छुपा हुआ होता है? एक्स क्रोमोसोम में छुपा हुआ होता है। इसीलिए तो माताओं को ये बीमारी ज्यादा नहीं होती, ये सिर्फ वाहक होती है। जैसे कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, वो भी ये किन में ज्यादा होता है? मेल में ज्यादा देखा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन शब्द का निर्माण किसने किया है? जिन शब्द का निर्माण किसने किया है? विलियम जॉनसन ने। इन्होंने सबसे पहले जिन शब्द को डिस्कवर किया है, जो कि क्या रखते हैं? हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ट्रेड्स को या गुणों को रखते हैं, ठीक है। आते अगले प्रश्न की ओर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो वॉटसन एंड क्रीक ने क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, ठीक है। याद रखना डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो याद रखिएगा। आरएनए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरएनए आमतौर पर एकल कुंडलित होते हैं, ये तो सही है। आरएनए क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, जबकि डीएनए क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। आरएनए में थाइमीन होता है आधार में, ये रॉन्ग है। आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनमें थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह में क्या होता है? यूरासिल होता है। और डीएनए में थाइमीन होता है। तो थाइमीन और यूरासिल बस बदलता है, बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम रहते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है, ये सही है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है, बिल्कुल सही है ना, आता है ना नाम में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, बिल्कुल सही। आरएनए और डीएनए दोनों दोहरी कुंडलित होते हैं, ये रॉन्ग है। डीएनए दोहरी कुंडलित होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1 और 2 सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। डीएनए मुख्य रूप से कहाँ स्थित होता है? डीएनए मुख्य रूप से वैसे तो कहाँ स्थित होता है? केंद्रक में स्थित होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, गोल्जी का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक, न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए एक प्रकार का नहीं है? यानी कि आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, तो तीनों में से कौन सा प्रकार आरएनए का प्रकार नहीं है? एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, जो कि कोडोन्स के फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। फिर आरआरएनए, आरआरएनए को आपके क्या होते हैं? राइबोसोम, जो कि क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है, उसको स्थल प्रदान करते हैं। तो ये तीनों ही आरएनए के क्या हैं? टाइप्स हैं। बट डी आरएनए कोई भी आरएनए का टाइप नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी आरएनए कोई आरएनए का टाइप नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरीके से हमारे आनुवांशिकी हेरिडिटी के 30 प्रश्न पूरे हुए। हमने डीएनए, आरएनए और इसके अलावा साइंटिस्ट के नाम, उनके खोजों से संबंधित और थोड़े डीप जाके भी प्रश्नों को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगा होगा, प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, प्रश्नों की क्वालिटी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए 30 प्रश्नों के साथ में। थैंक यू।